हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर वन में हैं और अगर वो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उनका सेमेस्टर वन में एईसी इंग्लिश पढ़ना है। और आर्ट्स वाले बच्चे का सेमेस्टर टू में एईसी इंग्लिश पढ़ना है। दोनों के लिए सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में एईसी जो इंग्लिश होगा वो सेम होगा। तो ऐसा ना हो कि एईसी इंग्लिश सिर्फ अभी कॉमर्स और साइंस वालों के लिए सेमेस्टर वन में होता है और सेम वीडियो काम करेगा सेमेस्टर टू में आर्ट्स वाले लोगों के लिए। तो इंग्लिश का चूंकि एक वीडियो हम लोग डाले हुए थे, लेकिन एक बच्चा कमेंट किया कि सर वो पुराना सिलेबस है। तो जब हम रिव्यू किए तो देखिए ऑफिस की तरफ से बड़ा मिस्टेक हुआ था। गलती ये हुई थी ऑफिस की तरफ से कि पुराने सिलेबस मतलब वो पीवाईक्यू बना दिया था। तो पीवाईक्यू तो पुराने सिलेबस में मिलेगा ना। सिलेबस बदल गया है तो नया सिलेबस के हिसाब से जो पीडीएफ बनना चाहिए था वो ना डाल के पीवाईक्यू डाल दिया गया। और बाई मिस्टेक हम उसको ध्यान नहीं दे पाए और पीवाईक्यू डाल दिए। तो कोई बात नहीं, उस वीडियो को आप देख लिए तो इग्नोर कर दीजिए, है ना। और उस वीडियो के अलावा ये जो अभी पढ़ाएंगे ये आपके काम का वीडियो है। वो मेरे तरफ से गलती हुआ, माफ़ी मांगते हैं हम सबको सबसे। एईसी इंग्लिश ये हमारा न्यू सिलेबस जो इस बार सिलेबस है उसके हिसाब से। तो अभी हम लोग कम से कम 4 वीडियो डालेंगे और 4 वीडियो में लगभग कोई क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये अब लोगों का नया सिलेबस है एईसी इंग्लिश का। तो जो बच्चे साइंस और कॉमर्स वाले इस वीडियो को देख लिए थे इससे पहले वाले लेक्चर को, तो लेक्चर वन को ना देखें, हम उसको अनलिस्ट कर देंगे या तो रहने देंगे उसी तरह। लेक्चर वन को ना देखें, लेक्चर टू से आप कंटिन्यू देखिएगा। ये आपका रियल सिलेबस है जो नए सिलेबस अभी जारी किया गया। अब हम इसमें क्या है कि इसमें कोई एग्जाम का पैटर्न हम फॉलो नहीं किए हैं कि छोटा क्वेश्चन हम क्या किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए, बस क्वेश्चन आंसर कर दिया। आपका एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा और बाकी 15 नंबर का जो है वो 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम का पैटर्न सबको मालूम है कि हम लोगों का जो एईसी इंग्लिश है इसमें क्या सिस्टम है कि 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स आएगा। और 15 मार्क्स का जो है वो पूछेगा 5 क्वेश्चन, लेकिन आंसर करना है 3 क्वेश्चन का। तो 3 क्वेश्चन का आंसर करना है तो 45 नंबर यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा 50 मार्क्स का मार्किंग। और 2 घंटे की परीक्षा होने वाली। परीक्षा कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की होगी। अब इसको हम लोग एक जगह पे कर दिए कि शायद जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और चूंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही रहेगा। सबसे पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को या अपने फीलिंग्स को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, अपने आइडिया, फैक्ट, फीलिंग, थॉट को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा। देखिए कौन कौन होंगे? सेंडर होगा मतलब जो मैसेज भेजता है, फिर उसके पास एक मैसेज है, मीडियम है कैसे भेजेंगे जिसको चैनल बोलते हैं, फिर एक रिसीवर होता है और रिसीवर क्या करता है? फीडबैक देता है। यानी सबसे पहला काम सेंडर का एक बंदा होना चाहिए, उसके बाद मैसेज, फिर मीडियम और फिर रिसीवर और फिर होना चाहिए फीडबैक। ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? 2 तरह से होता है, एक होता है ओरल, एक होता है रिटेन। तो बोल रहा है वर्बल कम्युनिकेशन मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने होकर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जहां वर्बल हो रहा है, मतलब स्पोकन। अगर आप मैसेज अपना बोल के भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज। यानी मैसेज को कैसे कन्वे करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू अ स्पोकन और रिटेन वर्ड्स। तो या तो हम बोल के या लिख के किसी को अगर अपना मैसेज पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब है कि बोल के या तो लिख के पहुंचाएंगे, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वहां बोलेंगे भी नहीं और लिखेंगे भी नहीं, लेकिन मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है कि बोलता है इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। कोई वर्ड्स ना बोलेंगे ना लिखेंगे, फिर भी आप समझ जाओगे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से। देखिए लिखा इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, किसी का फेस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या है। दूसरा गेस्चर्स, उसका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, ठीक है, आई कांटेक्ट, आंख मिलाने का तरीका, ये सब चीज़ से आप समझ में आ जाएगा कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह का बात बोलना चाहता है। तो ये हम लोगों के पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहेगा जहां वो कुछ भी बोल नहीं रहा है लेकिन अपनी बातों को आसानी से रख दे रहा है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का 2 एग्जाम्पल बताइए। तो पहला फेशियल एक्सप्रेशन, उससे बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाता है किसका क्या है। और दूसरा हैंड गेस्चर्स, हाथ का क्या गेस्चर्स उसका,
तो पहला हाथ मिलाने के गेस्चर से समझ में आ जाएगा उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, और दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज हमको दो तरीके से पता चल जाता है, पहला तरीका होता है फेशियल एक्सप्रेशन और दूसरा तरीका होता है हैंड गेस्चर के तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है? तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से करना चाहिए, ताकि वो सारा चीज कम्युनिकेशन में होना चाहिए जो एक कम्युनिकेशन को प्रॉपर बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए चाहिए। बोलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज इन सच अ वे दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड इट्स एग्जैक्टली एज इंटेंटेड। मतलब जैसा हम बताना चाह रहे हैं अगर सामने वाले को मैसेज उसी तरह से कन्वे हो जाता है, उसी तरह से मैसेज चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि हम जो मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज प्रॉपर तरीके से उसके पास पहुंच गया, ये कहलाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स क्या क्या, इसके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी जो भी बात बोले एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग का ऑप्शन होना चाहिए, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज नो कंफ्यूजन और नो मिसअंडरस्टैंडिंग। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग गोल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठ रहे हैं, इससे डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त होनी चाहिए, इससे समझ में आ जाता है कि आपका बोलने का तरीका क्या है, बोलने का। तो बोल रहा है कि बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस इमोशन, फीलिंग्स। आप अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं विदाउट वर्ड्स। किसी भी वर्ड को बोले बिना सामने वाले को आपको आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। इट सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है कि हम बोलेंगे नहीं लेकिन मेरे बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला समझ में आ जाएगा कि इसको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या कर रहा है। तो वो है मेकिंग मैसेजेस मोर क्लियर एंड इफेक्टिव। अगर आप बॉडी लैंग्वेज जैसा रखें उस हिसाब से हमको आपका मैसेज क्लियर और इफेक्टिव समझ में आ जाता है। बोलता है गुड बॉडी लैंग्वेज सच एज आई कॉन्टैक्ट, प्रॉपर पोस्चर, आप सही पोस्चर में बैठे हैं, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड अ पॉजिटिव इंप्रेशन। अगर आप सही से बैठे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, तो एक समझ में आता है कि पॉजिटिव जो है पोस्चर है, पॉजिटिव प्रॉपर पोस्चर में बैठा है तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा और पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। दूसरे के फीलिंग को समझने में भी मदद मिलेगा कि वो क्या चाहता है। बिना कुछ बोले उसके बॉडी लैंग्वेज से हम उसके फीलिंग्स को समझ पाएंगे, उसके प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। ये है कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक जगह पे बैठ के और डिस्कशन करते हैं। बोलता है ग्रुप डिस्कशन इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक टू शेयर आइडियाज एंड ओपिनियन। बोलता है ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक जगह बैठेगा और एक जगह बैठ के किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेगा और वहां से कुछ आइडिया और ओपिनियन लाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशन। आगे क्या लिखा है? इट इज कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये पढ़ाई लिखाई करने वाला शिक्षण संस्थान में इस्तेमाल होता है, जॉब सिलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है। इन अ ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस दियर व्यूज। ग्रुप डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट होता है अपना व्यूज एक्सप्रेस करता है। लिसन बोलता है लिसन टू अदर्स, दूसरे को सुनता है, एंड ट्राई टू रीच अ कंक्लूजन, वो कंक्लूजन पर पहुंचने का प्रयास करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, टीम वर्क करने में और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को करने में। ये सारे चीज़ों को करने में ये मदद करता है ग्रुप डिस्कशन। अगला है व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एकदम फेस टू फेस। तो बोलता है एन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। इंटरव्यू क्या है? एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है। क्या है? फॉर्मल कन्वर्सेशन है बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट। एक इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में एक फॉर्मल जो है कन्वर्सेशन है, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू एक्सेस द कैंडिडेट्स, जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं कैंडिडेट से उसके नॉलेज से के बारे में, उसके स्किल के बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसके सूटेबिलिटी के बारे में। और वो कौन सा? तो किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे उसका नॉलेज क्या है, उसका स्किल क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी सूटेबिलिटी क्या है, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं इंटरव्यू के अंदर। एक इंटरव्यूअर सामने वाले कैंडिडेट से फेस टू फेस पूछता है कि उसका ज्ञान क्या है, उसका नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं इंटरव्यू के
में। अगला है व्हाट आर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। पब्लिक स्पीकिंग स्किल का मतलब जनता के सामने आप कैसे बोलते हो, ये आपके अंदर कैसे होगा। तो बोलता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली। बोलता है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी एबिलिटी है जो इफेक्टिवली स्पीक करने में और कॉन्फिडेंटली फ्रंट ऑफ द ऑडियंस यानी और जनता के सामने खड़ा होकर उसको मतलब खड़ा होकर ओपनली बोलने में हेल्प करता है। दीज स्किल्स इंक्लूड्स क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ये स्किल में साफ पहली बात है, ये स्किल तभी आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर क्लियर प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रॉपर वॉइस होगी, मॉड्यूलेशन होगा, गुड बॉडी लैंग्वेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज होगा। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इन मेनी एरिया सच एज एजुकेशनल फील्ड, वहाँ पे 50 लोगों को आप एड्रेस कर रहे हो, बिजनेस एंड लीडरशिप। गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल हेल्प इन डिलीवरिंग मैसेज क्लियरली, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो तरह का कौन कौन कम्युनिकेशन होता है, तो आपको जानते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जहाँ पे हम बोल के या लिख के मैसेज भेजते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल का मतलब जहाँ हम बोलते भी नहीं और लिखते भी नहीं, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे पोस्चर से वो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दो तरह का कम्युनिकेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो बच्चे पीडीएफ कोर्स खरीदे थे या पहले से हमारे यहाँ कोई कोर्स खरीदे हैं, आप देखिएगा पीडीएफ में नया वाला पीडीएफ अपलोड कर दिया गया, तो आप नए वाले को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पुराने वाले पीडीएफ को मत पढ़िएगा, वो हटा दिया गया। वैसे व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जानते हो, पैसेज आप पढ़ते हो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ डेटा दिया रहेगा, उसको पढ़ना एकदम ध्यान पूर्वक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसका सॉल्यूशन देना है। तो अगर किसी स्टोरी को, किसी पैराग्राफ को अगर ध्यान से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं, देखिए क्या लिखा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन टेक्स्ट इफेक्टिवली। मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से रिटन टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो उसको अच्छे से समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। ये कहलाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। कि पढ़ने की क्षमता क्या है, आप धीरे धीरे पढ़िए, समझिए बातों को, उसके मीनिंग को समझिए, इंटरप्रेट कीजिए। यह है, बोलता है इट इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग वर्ड्स। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि खाली रीड कर दीजिए वर्ड्स को, बट ऑल्सो अबाउट ग्रैप्सिंग द मीनिंग। उसके अलावा आपको उसका अर्थ भी समझना होगा, आइडियाज ग्रैप्स करना होगा, मैसेजेस ग्रैप्स करने होंगे। तो राइटर क्या बोल रहा है, नहीं बोलते लाइन बाय लाइन खाली पढ़ देना नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब है कि एक लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके मीनिंग को समझिए कि सामने वाला उसको क्यों बोला है, उसको समझना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर आता है। कहीं कोई दिक्कत है? पूरा कहानी लिखा है तो कुछ तो आप लोग भी पढ़िएगा, कितना चिल्लाते रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइंड इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, तो चलिए डिफाइन करते हैं। बोलता है इंटेंसिव रीडिंग इज अ टाइप ऑफ रीडिंग इन विच अ पर्सन रीड अ टेक्स्ट केयरफुली। इंटेंसिव रीडिंग एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जहाँ पे एक व्यक्ति बहुत आराम से, ध्यानपूर्वक, केयरफुली टेक्स्ट को रीड करता है इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। पहले समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गहन अध्ययन। आप लोग हिंदी में सुने होंगे, गहन अध्ययन करना, डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले उसका मीनिंग, मतलब टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। वही ये बात यहाँ लिखा है कि एक ऐसा रीडिंग है जहाँ पे एक व्यक्ति टेक्स्ट को केयरफुली रीड करता है, उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करता है। इट फोकसेस ऑन क्लोज एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट है उसका क्लोज एनालिसिस करना है, इंक्लूडिंग वोकेबलरी, अगर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कीजिए, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। जो पैसेज में गिवन इन्फॉर्मेशन उसको आराम से पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए, उसके जो है उसका मीनिंग समझिए, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, उसका वोकेबलरी, उसका ग्रामर, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा समझने की जरूरत है इंटेंसिव रीडिंग में। इंटेंसिव मतलब होता है गहन अध्ययन, बहुत डिटेल में जाके पढ़ना। तो जब आप किसी पैराग्राफ को, जब आप किसी स्टोरी को बहुत डिटेल में समझ के पढ़ते हैं, का मीनिंग समझ के पढ़ते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बोलता है एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ टाइप ऑफ रीडिंग इन विच अ पर्सन रीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। मतलब सामान्य ज्ञान के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाके नहीं, हल्का हल्का पढ़ ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग।
जैसे हम लोग अखबार वगैरह बहुत गहन में नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया अखबार, न्यूज़ देख लिए, थोड़ा थोड़ा पलट के पढ़ लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। हल्का हल्का नहीं बोलता, हल्का हल्का थोड़ा सा देख लिए। इंटेंसिव का मतलब जो तैयारी करता है ना, यूपीएससी जेपीएससी या कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का, वो पढ़ता है, एकदम गहन में पढ़ता है, डिटेल में पढ़ता है। तो जब हम बात करते हैं रीडिंग का, तो इंटेंसिव रीडिंग जो है वो बहुत डेप्थ में पढ़ने का मतलब है, और एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। अब लिखा व्हाट आर द 7C ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 7C का कंसेप्ट है, देखो सातों सी एक जगह लिख देते हैं। सबसे पहला सी है क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा सी है कॉन्सिस्टेंस होना चाहिए। तीसरा सी है कंप्लीटनेस होनी चाहिए। चौथा सी है करेक्टनेस होनी चाहिए। पांचवा सी है कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए। छठा सी है कटसी होनी चाहिए। और सातवां सी है कंसीडरेशन होना चाहिए। ये सारे चीज़ यानी 7C होने चाहिए, 7C होने चाहिए, याद रखिएगा। C फॉर क्लैरिटी, C फॉर कंसिस्टेंस, C फॉर कंप्लीटनेस, C फॉर करेक्टनेस, C फॉर कॉन्क्रीटनेस, और C फॉर कटसी, और C फॉर कंसिडरेशन। ये सारा चीज़ होना चाहिए C से। 7C हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन में, कितने C होने चाहिए? 7C होने चाहिए। कहीं कोई दिक्कत? व्हाट इज बिजनेस कोरस्पोंडेंस? बिजनेस कोरस्पोंडेंस क्या है? तो बिजनेस कोरस्पोंडेंस रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ रिटन मैसेज। बिजनेस कोरस्पोंडेंस जो क्या है, रेफर्स कर रहा है, क्या कर रहा है? रेफर्स एक्सचेंज ऑफ रिटन मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसमैन। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसमैन के बीच में जो रिटन मैसेज होगा, उसको जब एक्सचेंज हम करते हैं तो उसको बोलते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंस। बिजनेस कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है रिटन मैसेज। ध्यान रखिएगा, रिटन मैसेज हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके बीच में? रिटेन मैसेज हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके बीच में? इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के बीच में। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के बीच में अगर हम रिटेन मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, रिटेन मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंस। ठीक है, आगे लिखा है डिफाइन ईमेल एडुकेटल। ईमेल एडुकेटल का मतलब होता है, ईमेल एडुकेटल रेफर्स टू द प्रॉपर रूल्स एंड मैनर्स दैट शुड बी फॉलोड while राइटिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स। मतलब आप मैसेज जब भेजते हैं ना, कभी कभी मैसेज आए मैं भेज देता हूँ, उसका कोई तरीका नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है। लेकिन जब आप ईमेल में भेजते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी स्ट्रक्चर के थ्रू आप अपने मैसेजेस को, अपने कम्युनिकेशन को करते हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कहलाता है ईमेल इंटीग्रेट। मतलब ईमेल इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि आप अपने मैसेजेस को जो भेज रहे हो प्रॉपर तरीके से भेज रहे हैं, सिस्टम से भेज रहे हैं, जिसमें सबको जानी वेल रिटन मैसेज होता है। ईमेल में, ईमेल में जो मैसेज होता है वेल रिटन मैसेज होता है, प्रॉपर रिटन मैसेज होता है, विथ फॉर्मेट रिटन मैसेज होता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उसके अकॉर्डिंग ये मैसेजेस टाइप होते हैं। व्हाट इज अ मेमो? मेमो क्या है? मेमो समझते हो, शॉर्ट बोलता है, मेमो इज अ शॉर्ट फॉर मेमोरेंडम। मेमो जो है वो मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज अ रिटन मैसेज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ये एक लिखित मैसेज है जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेमो। मेमो एक ऐसा मैसेज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल होता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसके इंस्ट्रक्शन, उसके नोटिसेस, उसके अपडेट्स, ये सब को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग मेमो का। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रूफ रीडिंग इज इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली रिव्यूइंग अ रिटन डॉक्यूमेंट्स। मान लें हमने किताब लिखा, तो किताब लिखे, किताब टाइप करके भेज दिया। अब हमको प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि फिर से, मतलब केयरफुली देखना पड़ेगा कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। तो बहुत केयरफुली हम लोगों को फिर से रिव्यू करना पड़ता है अपने ही मैसेजेस को। उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली रिव्यू करेंगे किसका? रिटन डॉक्यूमेंट्स टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। एरर को पकड़ेंगे और उसको ठीक करेंगे। क्या क्या एरर हो सकता है? स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर जो है, फंक्शनल एरर या प्रोनाउंसिएशन एरर बोल सकते हैं, फॉर्मेटिंग एरर। ये सब एरर्स को हम लोग ढूंढते हैं और उसको रेक्टिफाई करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। जहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे और जहाँ पे कुछ गलती नजर आएगी उसको हम लोग ठीक करेंगे। अच्छा, प्रूफ रीडिंग में अगर कोई गलती है तो एडिटिंग करेंगे, उसको एडिट करेंगे, फिर से वहाँ जाके चेंज करवा लेंगे। तो बोलता है एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग अ रिटन टेक्स्ट। जो आपने टेक्स्ट लिखा है
उसको रिव्यू करने का, उसको इम्प्रूव करने का काम जो है वो कहाँ आता है, एडिटिंग के अंदर। एडिटिंग मतलब है कि आपने जो टाइप कर दिया, लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिर से एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग and improving a written text by making change in correct content, structure, clarity and style. It involves correcting grammar's mistake, improve sentence formation and organizing ideas logical. व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, अनुवाद जिसको बोलते हैं। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन और स्पोकन कंटेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। बोलता है फिर से, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है रिटन और स्पोकन कंटेंट को फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम है कौन करता है? ट्रांसलेशन। आप जानते हैं हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में कर दें, हिंदी में कर दे रहे हैं। ट्रांसलेशन का मतलब कन्वर्सन ऑफ वन, मतलब कन्वर्सन ऑफ डेटा, फैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लैंग्वेजेस टू अनदर लैंग्वेजेस। अगला है व्हाट इज डिजिटल टूल इन राइटिंग। डिजिटल टूल राइटिंग में क्या है? तो अभी के समय में बहुत सारा डिजिटल टूल हो गया राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए। बोलता है डिजिटल टूल इन राइटिंग refers to any software and application that helps in creating, editing, formatting and improving written content. अगर आप किसी कंटेंट को लिखते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे एप्लीकेशन जो उस कंटेंट को क्रिएट करने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, इंप्रूव करने में, रिटन कंटेंट को मदद करता है। दीज टूल्स इंक्लूड वर्ड्स प्रोसेसर, ये टूल, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर आता है, ग्रामर चेकर आता है, ऑनलाइन राइटिंग आता है, राइटिंग प्लेटफॉर्म आता है सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स। ये सब ऐसे ऐसे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम अपने जो है राइटिंग को बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आप ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल डॉक्स का, वर्ड्स का, जहाँ पे आप डिजिटल राइटिंग कर सकते हैं। डिजिटल राइटिंग टूल प्रोवाइड फीचर्स लाइक ए स्पेल चेक है, वहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ तो ऑटो चेक हो जाता है, ग्रामर करेक्शन है, ऑटो फॉर्मेटिंग है, इजी एडिटिंग है, आसानी से आप एडिट कर सकते हैं, और दे हेल्प राइटर्स सेव टाइम, ये राइटर को क्या करता है, समय बचाने में मदद करता है, रिड्यूस एरर एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, ये सारा चीज़ों में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रैक चेंज फीचर्स। ट्रैक चेंज फीचर्स क्या है? चलिए, ट्रैक चेंज फीचर क्या है? तो बोलता है ट्रैक चेंज इज अ फीचर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ट्रैक चेंज फीचर है जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेकिंग फीचर्स है दैट रिकॉर्ड्स ऑल द चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट्स। यानी ट्रैक चेंज फीचर्स जो है वो ये बताता है कि इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसे हमने कोई फाइल बना दिया, सेव कर दिया, हम उस सिस्टम से उठ के घर चले गए, मेरे सिस्टम में कोई जानबूझ के अगर कुछ करता है, बाद में मेरे सिस्टम को खोला और जो हम फाइल मेहनत करके बनाए थे उसमें गया दुश्मनी निभाने के लिए, होता ही ऑफिस में दुश्मनी, गया उसमें बहुत सारा चीज़ चेंज कर दिया, तो बोलता है कि हम कैसे पता चलेगा चेंज है? अब हम बोलेंगे नहीं सर हम सही बनाए, अब वहाँ चेंज हो गया, मालिक गुस्सा रहा है पूरा, तो हम वहाँ अपने सिस्टम में देखेंगे ट्रैक चेंज फीचर्स को ऑन कर लेंगे और देखेंगे कि कब चेंज हुआ है, कौन सा वर्ड चेंज हुआ है, तो देख लेंगे सर देखिए हमारा सामने गए और रात में 9:30 बजे कोई चेंज किया इसको और ये सारे वर्ड चेंज किए गए। तो ये ट्रैक चेंज फीचर्स हमारा वहाँ पे काम करता है। अगला है व्हाट इज एनोटेशन। क्या होता है एनोटेशन? बोलता है एनोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग नोट्स। एनोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम पहले से टाइप किए हुए नोट्स को और नोट्स ऐड कर सकते हैं। एडिंग कमेंट्स, एडिंग एक्सप्लेनेशन एंड हाईलाइट्स टू अ टेक्स्ट टू मेक इट इजियर एंड अंडरस्टैंड। बोलता है कि आप क्या करो, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप नोट्स ऐड कर सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो टेक्स्ट को, ताकि वो ईजियर भी बन जाए और अंडरस्टैंडेबल भी बन जाए। दीज नोट्स कैन इंक्लूड मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, इसके अंदर कभी भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा जब आप एनोमेशन की बात कर रहे हैं, एनोटेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेज विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर आप मैसेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन ये सब अगर शेयर कर रहे हैं
ये कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। या तो बिजनेस के अंदर शेयर करिए या बिजनेस के बाहर शेयर कीजिए। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द, देखो यहाँ फॉर बिजनेस पर्पस इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इनके बीच में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम लोग चलते हैं व्हाट आर इथिकल कंसिडरेशन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इथिकल कंसिडरेशन क्या है? तो बोलता है इथिकल कंसिडरेशन इज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। मतलब जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें आपको ईमानदारी बरतना चाहिए, तब माने जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन इथिकल है। फेयरनेस, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो आपका कम्युनिकेशन इथिकल कम्युनिकेशन है। इथिकल मतलब नैतिक रूप में वो सही कम्युनिकेशन है। इथिकल कम्युनिकेशन इंश्योर दैट मैसेजेज आर नॉट हार्मफुल। इथिकल कम्युनिकेशन इस बात की गारंटी देता है कि जो मैसेज है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है और बायस नहीं है। इथिकल कम्युनिकेशन बताता है कि जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो आपके लिए ना तो खतरनाक है, ना तो ऑफेंसिव है, मतलब ना तो वो आपके अगेंस्ट है, और ना ही बायस्ड है, ना ही पक्षपात की बात उसमें की गई है। तो ये बाबू लोग हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो 10 नंबर यहाँ दिया हुआ, लेकिन आपके लिए 15 नंबर में वही क्वेश्चन काम करेगा। तो अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का 2 वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट में हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए, लॉन्ग आंसर टाइप का एक वीडियो में नहीं होगा, 2 वीडियो हम लोग कोशिश करके बनाते हैं, 2 या 3 वीडियो जो भी बन पाए। तो हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अगले जो है लेक्चर में उसको बताएंगे। आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैसेज का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा आज का क्लास लगा, और मज़े से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम लिखिए।